गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम बात करेंगे भारत के संविधान के विकास के बारे में या भारत के संवैधानिक विकास के बारे में। चूँकि किसी भी देश की शासन व्यवस्था को संचालित करने के लिए या किसी भी देश के राज्य द्वारा लोगों के कल्याण के काम करने के लिए उस देश के लिए एक संविधान होना बेहद ज़रूरी है। इसलिए हम चूँकि भारत में एक औपनिवेशिक राज्य था, भारत एक औपनिवेशिक राज्य था, अंग्रेज़ों के शासन अधीन रहा और स्वतंत्रता प्राप्ति के समय से और स्वतंत्रता के आंदोलनों के समय से ही भारत में कई बार ये मांग उठने लग गई थी कि भारत में जब अंग्रेज़ अपना शासन त्याग देंगे तब भारत का संविधान किस प्रकार का होगा। तो जो भारत का संविधान है उसका विकास एक सतत गति से चलता रहे, इसके लिए और भारत के संविधान के विकास के बारे में हम बात करेंगे। तो भारत का जो संवैधानिक विकास है इसको हम प्रारंभ करें। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना जो 1600 में हुई थी, उसकी महारानी एलिजाबेथ ने एक राजलेख द्वारा 15 वर्षों के लिए, जो 1600 में स्थिति हुई थी, ईस्ट इंडिया कंपनी स्थापित हुई थी, उसके राजलेख द्वारा महारानी एलिजाबेथ ने 15 वर्षों के लिए व्यापार का अधिकार कंपनी को दे दिया था और जिसे 1600 ईस्वी का चार्टर कहा जाता है। और इस लेख द्वारा समस्त पूर्वी देशों में कंपनी के व्यापार का स्वामित्व सौंपा गया, अर्थात व्यापार का काम कंपनी देखेगी। 1776 ईस्वी के लेख द्वारा कलकत्ता, बम्बई तथा मद्रास प्रेसिडेंसी के गवर्नरों को विधि बनाने की शक्ति सौंपी। और फिर जो 1726 का ईस्वी का लेख था उसके द्वारा कलकत्ता, बम्बई तथा मद्रास की जो प्रेसिडेंसियाँ थी उनके गवर्नरों को एक कानून बनाने की शक्ति भी सौंप दी गई। इस चार्टर द्वारा जो 1726 का चार्टर था उससे द्वारा भारत स्थित कंपनी को नियम, उपनियम तथा अध्यादेश जारी करने की शक्ति सौंपी। अर्थात अब कानून बनाने की, पहले तो व्यापार का काम था 1600 ईस्वी में राजलेख द्वारा महारानी एलिजाबेथ ने दिया था, लेकिन 1726 के चार्टर द्वारा इसको भारत में विधि, नियम और कानून बनाने की शक्ति भी सौंप दी गई। अब हम बात करेंगे 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा। इसके तहत कंपनी व्याप्त भ्रष्टाचार को प्रशासन को दूर करने के लिए यह एक्ट पारित किया गया। कंपनी में क्या था कि भ्रष्टाचार फैल गया था और कुप्रशासन फैल गया था, तो इसको हटाने के लिए रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया गया। मद्रास या बम्बई जो प्रेसिडेंसियाँ थी उनको कलकत्ता की जो प्रेसिडेंसी थी उसके अधीन कर दिया गया। अर्थात कलकत्ता के अधीन कौन कौन सी प्रेसिडेंसियाँ हो गई? मद्रास और बम्बई, जिसका प्रमुख एक गवर्नर जनरल होता था। जिसका प्रमुख कौन होगा? एक गवर्नर जनरल। और बंगाल के गवर्नर को ही बंगाल के गवर्नर जनरल के रूप में नियुक्त किया। पहले 3 थे, फिर बाद में कलकत्ता को इनके ऊपर सर्वोच्च बना दिया गया और इसका एक गवर्नर जनरल बना दिया गया। लॉर्ड हेस्टिंग बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल बने। 1774 में जो फोर्ट विलियम था कलकत्ता में, उसको एक अपेक्स न्यायालय अर्थात सर्वोच्च न्यायालय के रूप में स्थापित किया और गवर्नर जनरल की परिषद में जो 4 सदस्य नियुक्त किए जाते थे। फिर है 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट। इसके तहत भारत से संबंधित जो भी मामले आते थे वो ब्रिटिश सरकार के प्रत्यक्ष नियंत्रण में लाया गया। अर्थात हम जब शुरुआत से बात करें तो 1600 में तो महारानी एलिजाबेथ ने व्यापार करने का आदेश दिया था और फिर जो 1726 का चार्टर था उसके द्वारा एक लेख द्वारा कलकत्ता, बम्बई तथा मद्रास प्रेसिडेंसियों को विधि बनाने की शक्ति सौंप दी। और फिर जो 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा जो ये तीनों प्रेसिडेंसियाँ थी उनमें कलकत्ता को सर्वोच्च बना दिया गया और फोर्ट विलियम को एक सर्वोच्च न्यायालय के रूप में स्थापित कर दिया गया। अब जो 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट है उसको भारत से संबंधित मामलों में ब्रिटिश सरकार के प्रत्यक्ष नियंत्रण में लाया गया। अर्थात पहले तो कंपनी के काम देखती थी, लेकिन अब ब्रिटिश सरकार इसका काम देने लगी। अर्थात आपसे पूछे कि प्रत्यक्ष नियंत्रण में ब्रिटिश सरकार कब से काम देखना चालू कर दिया, तो 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट के द्वारा। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के नियंत्रण हेतु इसके ऊपर बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना की गई। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के नियंत्रण हेतु
इसके ऊपर बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना की गई, जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के नियंत्रण के लिए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स बनाए गए। इस एक्ट ने 1784 के एक्ट ने व्यापारिक एवं राजनीतिक कार्यकलापों को एक दूसरे से अलग कर दिया, अर्थात सेपरेशन कर दिया कि व्यापारिक काम और राजनीतिक काम। कंपनी के वाणिज्य संबंधी विषयों को छोड़कर, कंपनी के जो वाणिज्य संबंधी विषय थे उनको छोड़कर सभी सैनिक, असैनिक तथा राजस्व संबंधी सभी मामले किसके पास आ गए? एक नियंत्रण बोर्ड के अधीन आ गए। अब है 1786 का एक्ट। कॉर्नवालिस को भारत का गवर्नर जनरल पद के लिए तैयार करना था। इस 1786 एक्ट के द्वारा कॉर्नवालिस को भारत का गवर्नर जनरल बनाने के लिए तैयार करना था। मुख्य सेनापति की शक्तियां भी गवर्नर जनरल में समाहित कर दी गई। गवर्नर जनरल विशेष अवस्था में, कभी विशेष अवस्था आ जाए तो उसमें परिषद के निर्णयों को रद्द कर सकता था या उसे लागू कर सकता था, यानी गवर्नर जनरल को पावरफुल बना दिया गया। अब है 1793 का चार्टर एक्ट, जो कंपनी के व्यापारिक अधिकारों को 20 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया। इस जो 1793 वाला जो चार्टर एक्ट था उसके द्वारा कंपनी के जो व्यापारिक अधिकार थे उसको 20 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया और गवर्नर जनरल के बम्बई तथा मद्रास प्रेसिडेंसियों पर अधिकार स्पष्ट कर दिए गए। जो गवर्नर जनरल था उसके बम्बई तथा मद्रास की जो प्रेसिडेंसियाँ पर थी उन पर भी अपने अधिकार स्पष्ट कर दिए, क्लियर कर दिए गए और सभी सदस्यों का वेतन भारतीय कोष से दिया जाना सुनिश्चित कर दिया गया, अर्थात भारत के खजाने से इनको सैलरी दी जाएगी। अब है 1813 का चार्टर, क्योंकि 1793 में जो 20 वर्ष के व्यापारिक अधिकार थे, इसके बाद 1813 का चार्टर आया। कंपनी के भारतीय एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया, अर्थात कंपनी का जो एकाधिकार था भारत के ऊपर उसको समाप्त कर दिया गया और चीन से व्यापार तथा चाय का व्यापार चलता रहा। चीन से चाय का व्यापार चलता रहा, चीन से जो भी व्यापार होता था चाय का वो चलता रहा। इस एक्ट के तहत 1 लाख रुपया, 1813 के एक्ट के तहत 1 लाख रुपया प्रतिवर्ष विद्वान भारतीयों के प्रोत्साहन तथा साहित्य के सुधार तथा पुनरुत्थान के लिए रखा गया, अर्थात 1 लाख रुपए क्या काम में ले जाएंगे वो विद्वानों के लिए और जो इनका साहित्य के सुधार के तथा पुनरुत्थान के लिए काम में लिया जाएगा। अब है 1833 का चार्टर एक्ट। अब जो कंपनी को अगले 20 वर्षों के लिए नया जीवन दिया गया 1833 में, यानी 1793 में 20 वर्ष के लिए, तो 1793 के बाद 1813 और 1813 के बाद 1833, अर्थात 20 वर्ष। तो जो कंपनी को अगले 20 वर्षों के लिए फिर नया जीवन दान दे दिया गया। कंपनी के वाणिज्यिक अधिकार समाप्त कर दिए। पहले क्या था, जो कंपनी के वाणिज्यिक अधिकार थे उनको अलग अलग कर दिया गया था, लेकिन अब क्या किया, इनको समाप्त ही कर दिया गया और भविष्य में केवल उसे राजनीतिक काम देखने होते थे। भारतीय प्रशासन का केंद्रीकरण, जो केंद्रीकरण का मतलब अर्थात शक्तियों का एक जगह पे केंद्रण। बंगाल का गवर्नर जनरल भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। जो बंगाल का गवर्नर जनरल था उसको ही भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। गवर्नर जनरल परिषद में कानून बनाने के लिए चौथे सदस्य के रूप में, अब जो गवर्नर जनरल की परिषद थी उसमें कानून बनाने के लिए चौथे सदस्य के रूप में कानूनी सदस्य सम्मिलित करने की बात आई और मैकाले को इसके लिए नियुक्त किया गया और ये पहले कानूनी सदस्य थे। चीन से व्यापार तथा चाय संबंधी व्यापार के एकाधिकार को फिर समाप्त कर दिया, जो 1833 में लागू था उसको 1813 में लागू था, उसको 1833 में समाप्त कर दिया गया। 1853 का चार्टर एक्ट, इसके बारे में बात करें तो कार्यपालिका तथा विधायिकाओं को पृथक करने का निश्चित कदम उठाया गया और भारत के लिए एक प्रथम विधान परिषद की स्थापना कर दी गई। कार्यपालिका और विधायिका का सेपरेशन कर दिया गया तथा भारत के लिए एक प्रथम अलग से विधान परिषद की स्थापना की बात हो गई और जो संपूर्ण भारत के लिए एक विधानमंडल की स्थापना की भी बात हो गई 1853 के चार्टर एक्ट के द्वारा। 1858 का अधिनियम, भारत के शासन को कंपनी के हाथों से निकालकर सम्राट को सौंप दिया गया। पहले सरकार को सौंपा था, लेकिन फिर इसको 1858 में कंपनी के हाथों से निकालकर किसको सौंप दिया गया, सम्राट को सौंप दिया और साम्राज्य को शासन करना शुरू कर दिया साम्राज्य ने, और 15 सदस्य उस परिषद के माध्यम से वो शासन करते थे और इसका अध्यक्ष मुख्य राज्य सचिव या भारत राज्य सचिव कहलाने लगा। अर्थात जो 15 सदस्य 1858 से फिर मुख्य सचिव या मुख्य राज्य सचिव या भारत राज्य सचिव कहलाने लग गया। 1784 की जो पिट्स इंडिया एक्ट द्वारा लागू द्वैध शासन प्रणाली थी उसको समाप्त कर दिया गया था और जो कंपनी के द्वारा तथा दूसरे संसदीय बोर्ड के द्वारा था।
यानी कंपनी, और जो दूसरा संसदीय बोर्ड था उसके द्वारा किया जाता था उसको समाप्त कर दिया गया। गवर्नर जनरल अब वायसराय कहलाने लगा, और वायसराय हो गया जो क्राउन का सीधा प्रतिनिधित्व करता था। पहला वायसराय कैनिंग, 1858 में कैनिंग को प्रथम वायसराय बनाया गया। 1861 का भारत परिषद अधिनियम, पहली बार भारत में प्रतिनिधि संस्थाओं को लाया गया, अर्थात रिप्रेजेंटेशन का काम चालू किया गया। गवर्नर जनरल की परिषद नॉन ऑफिशियल सदस्यों के रूप में कुछ भारतीयों की उपस्थिति का प्रावधान था, यानी जो गवर्नर जनरल की परिषद थी उसमें गैर सरकारी या गैर शासकीय लोगों के सदस्य के रूप में भारतीयों की उपस्थिति प्रावधान कर दिया गया। मद्रास व बम्बई प्रेसिडेंसियाँ जो कलकत्ता के अधीन थी कि विधायी शक्तियों को पुनः वापस कर दिया, उनको वापस दे दिया तथा विकेंद्रीकरण की प्रक्रिया शुरू कर दिया, यानी सेपरेशन क्या नाम है डिसेंट्रलाइजेशन का काम चालू कर दिया। और पोर्टफोलियो व्यवस्था को इससे संवैधानिक मान्यता प्रदान हुई, पोर्टफोलियो अर्थात विभागों का बंटवारा। अब है 1892 का भारत परिषद अधिनियम, परोक्ष निर्वाचन पद्धति लाई गई, प्रत्यक्ष नहीं परोक्ष निर्वाचन पद्धति लाई गई और विधान परिषद के कार्यों को बढ़ा दिया गया। बजट पर विचार विमर्श करने तथा कार्यपालिका से प्रश्न करने की शक्ति उसे प्रदान कर दी गई। अब है 1909 का भारत परिषद अधिनियम, मार्ले मिंटो के नाम से भी इसे जाना जाता है। लॉर्ड मार्ले भारत मंत्री थे और लॉर्ड मिंटो गवर्नर जनरल। पृथक निर्वाचन मंडल की अवधारणा को स्वीकार किया गया और मुसलमानों के लिए सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व व्यवस्था का सूत्रपात 1909 के अधिनियम द्वारा शुरू किया गया। लॉर्ड मिंटो को सांप्रदायिक निर्वाचन मंडल का जनक माना जाता है। अब इसके बाद 1919 का भारत शासन अधिनियम, इसको मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के रूप में भी जाना जाता है। मॉन्टेग्यू उस समय भारत के मंत्री थे और चेम्सफोर्ड गवर्नर जनरल। केंद्र से संबंधित विषयों को चिन्हित कर दिया गया। इस जो 1919 का अधिनियम था उससे केंद्रीय विषय थे उनको चिन्हित कर दिया गया और उन्हें प्रांतों से संबंधित विषयों से पृथक कर दिया, अर्थात प्रांत के अलग विषय और केंद्र के अलग विषय। और पहली बार द्विसदनात्मक व्यवस्था एवं प्रत्यक्ष निर्वाचन का प्रावधान किया गया, यानी अब वोट प्रत्यक्ष डाले जाएंगे। प्रांतों में द्वैध शासन प्रणाली लाई गई, यानी पहली बार प्रांतों में द्वैध शासन प्रणाली लाई गई। अब है 1935 का अधिनियम, प्रांतों तथा देशी रियासतों के अखिल भारतीय संघ का प्रावधान किया गया। प्रांतों तथा देशी रियासतों के जो अखिल भारतीय संघ थे उनका प्रावधान किया गया। शक्तियों का विभाजन केंद्र व इकाइयों में बांट दिया गया। संघ को 59 शक्तियाँ, प्रांत को 54 और समवर्ती सूची के 36 विषय दिए गए और अवशेष शक्तियाँ गवर्नर जनरल के पक्ष में रख दी गई। प्रांतों में जो द्वैध शासन था उसको 1935 के अधिनियम द्वारा समाप्त कर दिया गया और जो प्रांतीय स्वायत्तता का प्रावधान था वो लागू कर दिया गया। केंद्र में द्वैध शासन अंगीकृत करने का प्रावधान और केंद्र में द्वैध शासन प्रांतों में समाप्त करके केंद्र में द्वैध शासन लागू कर दिया गया। प्रांतों में से 6 में द्विसदनात्मक व्यवस्था का आरंभ किया गया। 8 प्रांत जहां बम्बई, मद्रास, असम, बिहार, बंगाल और संयुक्त प्रांत। अब है 1947 का स्वतंत्रता अधिनियम। ये स्वतंत्रता अधिनियम चूँकि विभिन्न प्रकार की प्रक्रियाओं से गुजरने के बाद जो 1947 का स्वतंत्रता अधिनियम आया, इससे भारत को स्वतंत्रता मिली और भारत एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में विश्व के सामने प्रस्तुत हुआ। 1947 का स्वतंत्रता अधिनियम भारत को एक स्वतंत्र व संप्रभु राज्य घोषित कर दिया गया। ये जो कैबिनेट मिशन के आधार पर इसे लागू किया गया था, कैबिनेट मिशन की सिफारिशों के आधार पर भारत केंद्र व प्रांतों में उत्तरदायी सरकारें बनाई जाने लगी और इसने संविधान सभा के लिए 2 तरह के कार्य, संविधान संबंधी तथा विधायिका संबंधी निर्धारित करे, तो इसे डोमिनियन विधायिका को संप्रभुता संपन्न निकाय घोषित किया। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि भारतीय संविधान एक अचानक या तुरंत उत्पन्न हुआ संविधान नहीं है। इसका क्रमिक विकास 1600 से ही चालू हो गया था, जब कंपनी भारत में व्यापार करने के लिए आई थी। उस समय से ही विभिन्न चार्टरों और विभिन्न सुधारों के माध्यम से, विभिन्न परिषद अधिनियमों के माध्यम से भारतीय संविधान का विकास हुआ, संवैधानिक विकास हुआ। इस प्रकार से भारत में जो वर्तमान संविधान है वो विभिन्न चरणों से गुजरकर हमारे समक्ष प्रस्तुत हुआ। धन्यवाद।